Hello students, welcome to the class. Today we will discuss about rotational motion. ठीक है, जो लास्ट की क्लासेस थे हम उनमें क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने न्यूटन स्लोप मोशन पढ़ा है एनएलएम के अंदर। हमने न्यूटन स्लोप मोशन में ही हमने क्या क्या पढ़ा था, इनर्शिया के लॉज भी पढ़े थे साथ में। हमने और क्या पढ़ा है, वर्क एनर्जी में वर्क पढ़ा, एनर्जी पढ़ी, फोर्स पढ़ा, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे कंसेप्ट होंगे हमारे रोटेशनल मोशन के जिनको हम लोग अपने पिछले वाले कंसेप्ट से रिलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, डिफाइन रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन क्या है, जब कोई भी रिजिड बॉडी किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ रोटेट करती है। फॉर एग्जांपल दिस इज एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसमें ये कोई ऑब्जेक्ट है अपना, सपोज ये एक रिजिड बॉडी है। ये रिजिड बॉडी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ रोटेट करती है, ठीक है। इस तरह से जिस लाइन के अबाउट, जिस लाइन के चारों तरफ रोटेट करती है रिजिड बॉडी, दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो मार्कर क्या है यहाँ पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब देखो जो इंक है ये, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना। कोई पार्टिकल यहाँ कैप के टॉप पे है, कोई पार्टिकल यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है। तो जो रोटेशनल मोशन में क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जब ऑब्जेक्ट रोटेट करेगी चारों तरफ, तो जो हर एक पार्टिकल है वो एक अलग सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा, ठीक है ना। कैसे, देखो इसको समझते हैं थोड़ा। सपोज ये हमारे कोई रिजिड बॉडी है, ये कोई रिजिड बॉडी है और ये है अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। ये एक रिजिड बॉडी है, ये क्या है अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इस रिजिड बॉडी में यहाँ पे कोई पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, कोई पार्टिकल सपोज यहाँ पे है, ठीक है ना। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो जो ये वाला पार्टिकल सर्कुलर पाथ कवर करेगा, जिस सर्कुलर पाथ में ये वाला पार्टिकल सपोज ऐसे ऑब्जेक्ट हमारे रोटेट कर रही है, ठीक है ना। तो ये वाला पार्टिकल रोटेट करेगा लाइक दिस, कुछ इस तरह से इसकी रोटेशन है, ठीक है ना। ये पार्टिकल था अपने यहाँ पे, पार्टिकल नंबर 1, ओके। अब जो पार्टिकल नंबर 2 है वो रोटेट करेगा सपोज इस तरह से, ठीक है। और जो पार्टिकल नंबर 3 है वो रोटेट करेगा सपोज इस तरीके से, ठीक है ना, लाइक दिस, पार्टिकल नंबर 3, ठीक है। इनमें हम क्या चीज नोटिस कर रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल नंबर 1 का सर्कुलर पाथ ये है, पार्टिकल नंबर 2 का सर्कुलर पाथ ये है, एंड पार्टिकल नंबर 3 इज हैविंग दिस सर्कुलर पाथ, ओके। हर एक पार्टिकल, अलग अलग पार्टिकल का जो सर्कुलर पाथ है वो अलग अलग होगा, ठीक है। रोटेशनल मोशन में क्या है, डिफरेंट पार्टिकल्स विल रोटेट इन डिफरेंट सर्कुलर पाथ्स। अब इनमें कॉमन क्या चीज है, देखो जो पार्टिकल नंबर 1 की रोटेशन है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ है, ठीक है। या हम यूं बोल सकते हैं कि जो इस पार्टिकल नंबर 1 का सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ का सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। जो पार्टिकल नंबर 2 का सर्कुलर पाथ होगा, ये सर्कुलर पाथ का सेंटर भी कहाँ पे लाई करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर। और जो पार्टिकल नंबर 3 का सर्कुलर पाथ है, इसका सेंटर भी कहाँ लाई करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, ठीक है ना। तो जो पार्टिकल्स हैं उनका जो रोटेशन है, उनकी जो सर्कुलर पाथ बन रहे हैं रोटेशन के दौरान, वो सर्कुलर पाथ सारे के सारे पार्टिकल्स के अलग अलग हैं, बट ऑल दो सर्कुलर पाथ आर हैविंग सेंटर एट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो रोटेशनल मोशन में क्या होगा, रिजिड बॉडी की जो रोटेशनल मोशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन सच दैट डिफरेंट पार्टिकल्स will rotate in different circular paths having center at axis of rotation। यानी कि जो पार्टिकल्स में, जो रिजिड बॉडी में अलग अलग पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग सर्कुलर पाथ में रोटेट करेंगे। डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ बॉडी मूव्स इन डिफरेंट सर्कुलर पाथ्स, लेकिन ऑल हैविंग सेंटर एट एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही सबका सेंटर, जो सर्कुलर पाथ का सेंटर है वो लाई करेगा, ठीक है। ये होता है अपना रोटेशनल मोशन, ठीक है। ऑल पार्टिकल्स और डिफरेंट पार्टिकल्स
will moves in different circular paths, but the center of the circular path lies on axis of rotation. ठीक है, ये था आपका रोटेशनल मोशन। अब इसमें देखो जो हमने ट्रांसलेशन मोशन में पढ़ा मास के इक्विवेलेंट जो मेजरमेंट ऑफ मास था, जो एक मेजर ऑफ मास था इनहेरेंट प्रॉपर्टी, वो क्या थी अपनी इनर्शिया। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, वहां पे हमने क्या पढ़ा इनर्शिया ट्रांसलेशन मोशन में। रोटेशनल मोशन में हम क्या पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि इनर्शिया का रोटेशनल इफेक्ट, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हमने क्या पढ़ा F इज इक्वल टू एम ए ट्रांसलेशन मोशन में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ आ जाएगा रोटेशनल मोशन में। ठीक है ना, ट्रांसलेशन मोशन में ऑब्जेक्ट किस वजह से चलती है, फोर्स की वजह से। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है ऑब्जेक्ट की मोशन पे, फोर्स होगा। और ऑब्जेक्ट की रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, टॉर्क होगा। तो हम लोगों ने वहां पे क्या पढ़ा फोर्स, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम लोग टॉर्क। ठीक है ना, इसमें जो हमारा बेसिक जो आज हम पढ़ रहे हैं दैट इज रोटेशनल मोशन के अंदर सबसे बेसिक जो टर्म है वो है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है अपना जो इनर्शिया का रोटेशनल इफेक्ट है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं रोटेशनल मोशन हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया नंबर 1। ठीक है ना, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, यूनिट डायमेंशंस क्या क्या होंगी, किन किन फैक्टर्स के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना डिपेंड करेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जैसा हमने अभी भी डिस्कस किया था टॉर्क के बारे में। ठीक है ना, टॉर्क हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद में न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे हम लोग रोटेशनल मोशन में। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। देखो हमने ट्रांसलेशनल मोशन में क्या पढ़ा था लीनियर मोमेंटम दैट इज p इज इक्वल टू mv। तो लीनियर मोमेंटम का जो रोटेशनल इफेक्ट आ जाएगा वो क्या होगा अपना एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन आ जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे फिर उसके बाद अपना आ जाएगा भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन मोशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ठीक है ना, जैसे हमने ट्रांसलेशनल मोशन में हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे रोटेशनल मोशन में आ जाएगा मास की जगह पे क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना, आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वो हम डीपली पढ़ने वाले हैं। इसके बाद क्या आएगा अपना एंगुलर इम्पल्स, और इसके बाद में आ जाता है अपना इसमें साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वर्क। ठीक है ना, एनर्जी हो गया पावर। ठीक है, रोटेशनल मोशन में इन क्वांटिटीज को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद जो ट्रांसलेशन मोशन से अलग कंसेप्ट अपना आएगा वो क्या आएगा रोलिंग मोशन। इसमें हम लोग यूज करेंगे ट्रांसलेशन मोशन का, लेकिन जैसे हम लोग इन वाली क्वांटिटीज को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दोज क्वांटिटीज व्हिच वी हैड यूज्ड इन ट्रांसलेशन मोशन, वैसा इस केस में नहीं है। ठीक है ना, ये एक मिक्सचर होगा ट्रांसलेशन का और रोटेशन का। तो जो हमारा जो चैप्टर का फ्लो रहने वाला है वो ये वाला है मोमेंट। आगे आता है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिंगल पार्टिकल। सिंगल पार्टिकल के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करना पड़े तो हम कैसे करेंगे। देखो सपोज कि ये कोई पार्टिकल है, मास m है एंड इट इज रोटेटिंग इन दिस सर्कुलर पाथ। ओके, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है पार्टिकल का वो ये है, ये हो गया पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सपोज कि जो पार्टिकल रोटेट करता है लाइक दिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग डिफाइन करेंगे वो क्या करते हैं, देखो यदि इस सर्कुलर पाथ की रेडियस r हो, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं पार्टिकल ऐसे रोटेट करेगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये सपोज करो अपना पार्टिकल है, तो पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है ना, तो पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब पार्टिकल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, ठीक है ना, पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज सर्कुलर पाथ की रेडियस, ये क्या है अपना r। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज i, वो क्या होगा मास ऑफ द पार्टिकल इनटू स्क्वायर ऑफ r, दैट इज i इज इक्वल टू m इनटू r स्क्वायर। ये एक जनरल केस है किसी भी सिंगल पार्टिकल सिस्टम के लिए। यदि मान लो कोई ऐसा सिस्टम है जिसका मास m है और वो रोटेट करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो
तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट विल बी m into r स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमने कोई पॉइंट मास पार्टिकल लिया है, इस वजह से कि जो पार्टिकल है वो केवल एक ही पार्टिकल है और होल पार्टिकल का मास कितना है, m है, विच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बनेगा, m into r स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, मास के लिए क्या आएगा अपना किलोग्राम, डिस्टेंस स्क्वायर दैट इज मीटर स्क्वायर। डायमेंशन हम लोग क्या लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, मास के लिए अपना आएगा m और डिस्टेंस स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर। ये आ गया अपना डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो स्केलर क्वांटिटी होगा या फिर वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है ना। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो उसकी डायरेक्शन तो होगी नहीं, ठीक है ना, डायरेक्शन नहीं है तो वेक्टर क्वांटिटी तो होगा नहीं, वो तो स्केलर हो सकता है। अब स्केलर माने तो उसका मैग्नीट्यूड, यदि हम लोग एक बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अलग अलग वैल्यू आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ठीक है ना। अबाउट डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज डिफरेंट वैल्यू इवन फॉर सेम बॉडी, ठीक है। तो जो इस वजह से हम उसको स्केलर भी नहीं बोल सकते, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड की कई सारी वैल्यूज होगी उसकी। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो परफेक्टली ना तो स्केलर क्वांटिटी है ना ही वेक्टर क्वांटिटी है, पूरी तरह से ना स्केलर है ना वेक्टर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी, ठीक है ना। टेंसर क्वांटिटी जो क्या करेगा अपना दोनों के शो करेगा, ठीक है, दोनों के इफेक्ट शो करेगा, स्केलर के भी कुछ प्रॉपर्टी और कुछ प्रॉपर्टी वेक्टर, पूरी तरह से ना स्केलर होगा ना ही वेक्टर होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है, ओके। इसके बाद देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज आई, किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स, किन किन फैक्टर्स के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड है, ठीक है। तो देखो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, I इज इक्वल टू m into r स्क्वायर। तो नॉर्मल सी बात है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो मास के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। मास ऑफ द बॉडी यदि ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा। उसके बाद मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना डिपेंड करेगा, मास के ऊपर डिपेंड करेगा और मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है अपनी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका, ठीक है, इस तरह से हमारी ऑब्जेक्ट रोटेट करती है। अब देखो यदि हम यहाँ पे एलिमेंट्री मास माने dm तो इसके लिए r कम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m into r स्क्वायर कम आएगा। यदि हम मास एलिमेंट्री मास यहाँ पे माने तो इसके लिए r ज्यादा हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए क्या आएगा अपना ज्यादा आएगा। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, इस फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करेगा अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। अब यदि हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे लिया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कोई अलग आएगी। यदि हम एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे ले लें तो अब की बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अलग आएगी, ठीक है ना। तो मास और मास डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना डिपेंड करता है। आगे अपना आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एक्सटेंडिंग बॉडी। एक सिंगल पार्टिकल के लिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा I इज इक्वल टू m into r स्क्वायर। अब हम लोग कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एक्सटेंडेड बॉडी, ठीक है ना। सपोज वन पार्टिकल से एक्सटेंड कर दिया हमने, ठीक है ना, बड़ी बॉडी ले ली, ये हमारी कोई बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी है और ये है इसका मोमेंट ऑफ सॉरी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारी कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, ये है और ये है इस ऑब्जेक्ट का अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से ऑब्जेक्ट हमारी रोटेट करती है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो एक्सटेंडेड बॉडीज के अंदर पहले क्या करें, हम एलिमेंट्री मास मानेंगे ऑब्जेक्ट पे बॉडी के ऊपर। एलिमेंट्री मास जो हम मानेंगे dm, सपोज हमने वो यहाँ पे मान लिया, ये क्या है अपना एलिमेंट्री मास dm, स्मॉल मास मान लिया हमने dm।
इस तरह से स्मॉल माना है कि ये जो एलिमेंटल मास है ये कितनी फिक्स डिस्टेंस के ऊपर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, सपोज आर, ठीक है ना। तो इस एलिमेंटल मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो अपना क्या बनेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल मास। इस स्मॉल मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, I इज इक्वल टू एलिमेंटल मास है, छोटा मास है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल आएगा डी आई, ठीक है। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, दैट इज m इनटू r स्क्वायर। तो मास हमारा एलिमेंटल है दैट इज dm इनटू r स्क्वायर। ये आ गया स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एलिमेंटल मास। यदि हम कंप्लीट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करें तो वो कैसे निकालेंगे, इस एलिमेंटल मास वाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया कंप्लीट बॉडी का, ठीक है ना। ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये किसका है, एलिमेंटल मास का है, dm इनटू r स्क्वायर। कंप्लीट बॉडी का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू dm इनटू r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम जैसे जैसे डिफरेंट केस में डिफरेंट टाइप से हम लोग dm और उसकी लोकेशन मानेंगे उसके अकॉर्डिंग जो लिमिट है वो अलग अलग आ जाएगी, ओके। तो इस तरह से हम किसी भी जो ये अपना एक जनरल फॉर्मूला है जो हम लोग किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर लगा सकते हैं। अभी हम लोग निकालते हैं आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। ये हमें कोई रिंग दे रखी है हुज मास इज m एंड रेडियस इज r। अपने को इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कितना आएगा। इससे पहले अभी लास्ट केस में हमने जो एक्सप्रेशन डराइव किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए दैट इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू r स्क्वायर, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर जो हमने लास्ट केस में पढ़ा है वही हमें यहाँ पे फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, रिंग की पेरिफेरी पे एक स्मॉल लेंथ मानेंगे। उस स्मॉल लेंथ का जो स्मॉल एलिमेंटल मास होगा यानी कि स्मॉल मास होगा dm, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, कितना आएगा di इज इक्वल टू dm इनटू r स्क्वायर। फिर उस स्मॉल मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो कंप्लीट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने पास आ जाएगा, ठीक है। देखो ये वाली लेंथ स्मॉल लेंथ हमने मान ली dx, ये हो गया अपने रिंग का एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो रिंग है इसका जो टोटल मास है वो कितना है, m है। टोटल मास कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग की पेरिफेरी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब रिंग की पेरिफेरी की रिंग की लेंथ कितनी है टोटल, 2 पाई r। तो टोटल लेंथ 2 पाई r के ऊपर कितना मास है, m है। यूनिट लेंथ के ऊपर कितना मास आएगा, m बाई 2 पाई r आएगा। और इस स्मॉल लेंथ dx पे कितना मास आ जाएगा, मास ऑन स्मॉल लेंथ dx m बाई 2 पाई r इंटू dx, ठीक है ना। ये आ गया अपना स्मॉल लेंथ के ऊपर स्मॉल मास दैट इज dm। ये किसकी वैल्यू आ गई, dm की, ठीक है। अब स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, di इज इक्वल टू dm इंटू r स्क्वायर। dm क्या है, m ओवर 2 पाई r dx। ये तो आ गया अपना dm इंटू r स्क्वायर। r स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। di इज इक्वल टू dm इंटू r स्क्वायर। अब देखो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया di किसके बराबर आ गया, m r बाई 2 पाई dx। ये आ गया अपना di, ठीक है। अब ये कंप्लीट रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो और जो ये di आया है ये क्या है अपना, ये है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एलिमेंटल मास। जो हमने स्मॉल मास माना है dm, उसके लिए स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब यदि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं फॉर कंप्लीट रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंप्लीट रिंग, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वो आ जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ di दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ m r बाई 2 पाई इंटू dx। अब यहाँ पे लिमिट पुट करनी पड़ेगी। लिमिट देखो dx की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, 0, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, देखो मैक्सिमम तो dx बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम पूरी रिंग के बराबर बन सकता है।
तो पूरी रिंग के बराबर हो जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, सर्कमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर। तो जो लिमिट लगाएंगे dx की दैट विल बी फ्रॉम 0 टू 2 पाई आर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mr/2 पाई, कांस्टेंट टर्म अपनी बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन होगा dx का फ्रॉम 0 टू 2 पाई आर। अभी आ गया अपना mr/2 पाई, इंटीग्रेशन करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन अपना डायरेक्टली आ जाएगा x, आगे वाली लिमिट आ जाएगी पीछे फ्रॉम 0 टू 2 पाई आर, या फिर अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट mr/2 पाई, x की जगह पे अपर लिमिट कितनी आ गई 2 पाई आर, माइनस लोअर लिमिट 0, उसको छोड़ दो, कोई फायदा नहीं लिखने का। हम चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो dx स्मॉल लेंथ है, इंटीग्रेशन करेंगे तो कंप्लीट लेंथ आएगी, और कंप्लीट लेंथ कितनी है 2 पाई आर है, तो dx का डायरेक्ट कर सकते हैं 2 पाई आर। तो उस केस में हमें लिमिट वगैरह पुट करने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। या ऐसे ही जो करके करो भी dx के साथ में मान लो यहाँ पे कोई कांस्टेंट है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या आ गया x, लिमिट पुट कर दी, x की जगह पे अपर लिमिट माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट। तो देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना आ गया m इंटू आर स्क्वायर। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रिंग, ठीक है ना। एलिमेंटल मास मान के करेंगे तो हम ये अपना एक्सप्रेशन आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली समझो। अब जैसे भाई ये रिंग है, एक मान लो ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये रिंग है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा अपना, इसके हर एक पॉइंट से रिंग की दूरी सेम होगी, ठीक है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन मार्कर है, ये अपनी रिंग है, तो रिंग के हर एक पॉइंट की दूरी यानी कि हर एक एलिमेंटल मास की दूरी कितनी है r है, सेम है। टोटल मास कितना है m, और टोटल मास इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r, ठीक है। टोटल मास कितनी दूर है r डिस्टेंस के ऊपर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया टोटल मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज m r स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एक रिंग। इसके बाद हम पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सर्कुलर डिस्क, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन अभी डेराइव करते हैं। जो इसके लिए अपना प्रोसीजर आएगा वो भी बिल्कुल सेम आएगा जैसे हमने इस वाले केस में किया है। पहले स्मॉल एलिमेंटल मास मानेंगे dm, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करके अपनी पूरी डिस्क का निकाल देंगे। देखो ये अपनी यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, और एक्चुअली बोर्ड के प्लेन में नहीं है, हमने बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्क को रख रखा है लाइक ऐसे। ये है अपने डिस्क का एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। जो डिस्क है हमारी वो m मास एंड r रेडियस की है, ठीक है ना। दिस आर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये रोटेट करती है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। अब देखो पूरी रिंग के ऊपर मास होगा, यहाँ पे कंप्लीट मास, रिंग में क्या था, यहाँ से होलो था, एम्प्टी स्पेस था, मास केवल पेरिफेरी के ऊपर था। लेकिन डिस्क में क्या होगा, कंप्लीट पोर्शन पे मास है, यहाँ भी मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। तो इस वाले केस में क्या करेंगे, तो पूरे पोर्शन में मास है तो हमें dm एलिमेंटल मास कहीं ना कहीं यही मानना पड़ेगा, पेरिफेरी पे मानने की जरूरत नहीं है, अब की बार हम लोग बीच में मानेंगे, ठीक है, क्योंकि बीच में भी मास है। और देखो जो डिस्क है वो बनी कैसे होगी, हम लोग ये बोल सकते हैं भाई एक रिंग थी, इसके साथ एक और रिंग ली, इससे स्लाइटली बड़ी रेडियस की, फिर एक और रिंग ली, स्लाइटली बड़ी रेडियस, बड़ी रेडियस, बड़ी रेडियस, और ऐसे करते 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 कंप्लीट क्या बन गई, एक डिस्क बन गई, ठीक है ना। देखो तो क्या किया हमने, x डिस्टेंस के ऊपर जाके dx विड्थ की एक रिंग मान ली। अभी भी हमने ये पढ़ा ना कि जो डिस्क है वो लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स का कॉम्बिनेशन है, वो काफी सारे रिंग्स से जुड़ के बनी है, हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, x सेंटर से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से x दूरी पे जाके dx विड्थ की एक रिंग मान ली, ठीक है ना।
और इस रिंग का जो मास है वो हमने स्मॉल एलिमेंटल मास माना कितना, dm। ये मास हमने कितना मान लिया, एलिमेंटल मास dm। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस एलिमेंटल मास dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो अपने पास में डिस्क का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो देखो पहले एलिमेंटल मास की वैल्यू निकालो कितनी आती है। होल डिस्क का मास कितना है, m, तो हम बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर। डिस्क के टोटल एरिया का मास कितना है, m है। यूनिट एरिया का मास कितना होगा, m बाय पाई आर स्क्वायर होगा। और ये जो x पे जाके dx हमने एक रिंग मानी है, इसका एरिया कितना लिखेंगे हम लोग, लेंथ इनटू ब्रेथ। इस रिंग की लेंथ कितनी बन गई, 2 पाई x, और विड्थ कितनी है dx, तो ये एरिया कितना बना, स्मॉल एरिया 2 पाई x dx। पाई आर स्क्वायर एरिया का मास m, यूनिट एरिया का मास m बाई पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई x dx एरिया का मास कितना होगा, ये अपना आ जाएगा m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई x dx। पाई से पाई कैंसिल, तो आ गया 2m बाई आर स्क्वायर इंटू x dx। ठीक है ना, 2m बाई आर स्क्वायर इंटू x dx, ये वैल्यू आ गई अपनी एलिमेंटल मास dm। ठीक है, उसके बाद अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, डिस्क का निकालते हैं। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इज इक्वल टू, दैट इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर। dm की वैल्यू क्या है अपने पास, 2m ओवर आर स्क्वायर इंटू एक्स dx। ठीक है ना, 2m ओवर आर स्क्वायर इंटू एक्स dx, ये आ गया dm इंटू आर स्क्वायर, dm इंटू आर स्क्वायर। r क्या था, एक्सिस ऑफ रोटेशन से dm की डिस्टेंस, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से dm की डिस्टेंस कितनी है, x है, तो साथ में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, लिमिट लगानी है अपने को x की रिस्पेक्ट में। देखो x है एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस वाले रिंग की दूरी, तो मिनिमम कितनी हो सकती है 0 और मैक्सिमम कितनी हो सकती है r, तो लिमिट आ गई 0 से लेकर r तक। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना आ गया 2m बाई आर स्क्वायर, हमने बाहर रख लिया, कांस्टेंट टर्म है। x स्क्वायर इंटू एक्स क्या बन गया, x क्यूब, इंटीग्रेशन करेंगे 0 से r तक, तो क्या बनेगा ये 2m बाई आर क्यूब। इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो x की पावर है 3, पावर में 1 ऐड हो जाएगा और जो पावर बन जाएगी उससे डिवाइड हो जाएगा। पावर 3 है तो पावर कितनी बन गई, 4/4, लिमिट अपनी आ गई पीछे। अब क्या करेंगे, x की जगह पे अपर लिमिट माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट, एंड इट विल बी 2m ओवर आर स्क्वायर, r रेज़ टू पावर 4 ओवर 4 माइनस x की जगह पे 0, तो ये अपना आ गया। देखो 2 से 2 कैंसिल, और r स्क्वायर से r पावर 4 काटेंगे तो 2 पावर बच गई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया m इंटू आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है ना, m इंटू आर स्क्वायर बाय 2, ये अपना आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, दैट इज m इंटू आर स्क्वायर बाय 2। ओके, आगे आता है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रोड। ओके, सपोज ये हमारी कोई यूनिफॉर्म रोड है, ये क्या है, हमारा यूनिफॉर्म रोड है, और अपने को मोमेंट रोड है जो अपनी वो है मास m एंड लेंथ l। ठीक है ना, मास m एंड लेंथ l, और अपने को जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है ना, और ये गिवन है कि द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एट अ डिस्टेंस l1 फ्रॉम एंड ऑफ द रोड। ओके, तो ये रोड अपनी इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी इस तरह से रोटेट करती है इसके अबाउट बेस पे। ठीक है, तो अब वही प्रोसीजर है, पहले क्या करेंगे, डीएम मानेंगे, डीएम की वैल्यू निकालेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे, अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो सबसे पहले डीएम मान लेते हैं। हमने क्या किया, यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स डिस्टेंस पे जाके स्मॉल लेंथ मानी dx, एक्स डिस्टेंस पे जाके स्मॉल लेंथ हमने क्या मान ली, dx, और इस स्मॉल लेंथ का मास हमने कितना माना, dm, एलिमेंटल मास क्या है अपना
dm। इस स्मॉल एलिमेंटल मास की वैल्यू यदि हम लोग निकाल रहे हैं तो कितनी आएगी, होल लेंथ ऑफ दैट इज, जो लेंथ है कंप्लीट रोड की लेंथ l पे कितना मास है, m है, यूनिट लेंथ पे कितना मास आ जाएगा, m बाई l, और हमें चाहिए कितनी लेंथ पे, स्मॉल लेंथ पे, तो स्मॉल लेंथ पे मास कितना आएगा, m बाई l इंटू dx। ये आ गया अपना स्मॉल मास दैट इज dm, ठीक है ना। तो अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोड अबाउट गिवन एक्सिस कितना आएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dm स्क्वायर, dm की वैल्यू क्या है, m ओवर l इंटू dx, ठीक है ना। dm स्क्वायर, dm की वैल्यू क्या आ गई, m ओवर l इंटू dx, ये तो आ गया dm इंटू डिस्टेंस स्क्वायर r स्क्वायर, r क्या है अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन से dm के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से dm की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज x, तो हम क्या लिखेंगे dm इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ गया अपना एक्स स्क्वायर। लिमिट लगाएंगे x की, तो देखो जो ये है अपना रेफरेंस लाइन, एक्सिस ऑफ रोटेशन को हमने क्या लिया है, रेफरेंस लिया है, तो जब x की लिमिट लगाएंगे तो इधर की जो वैल्यू आएंगे x की वो लेंगे नेगेटिव, और राइट साइड की वैल्यू को क्या लिख लेते हैं, पॉजिटिव। तो लेफ्ट में नेगेटिव में कहां तक x की वैल्यू जा सकती है, L1 तक, तो ये कितनी बच जाएगी, टोटल L माइनस L1, यानी कि जो लिमिट बनेगी दैट इज फ्रॉम माइनस L1 टू L माइनस L1, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया m ओवर l बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx माइनस L1 से L माइनस L1, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, m ओवर l एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा, जो पावर बच जाएगी उससे डिवाइड हो जाएगा, दैट इज एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट है अपनी माइनस L1 से L माइनस L1 तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, x के लिए अपर लिमिट माइनस x के लिए लोअर लिमिट, तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना आ जाएगा m बाई l, ठीक है ना, ये एक ही l कंप्लीट टोटल है l अपने, ठीक है ना, कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको कैपिटल L लेकर रखा है, स्मॉल l है, कंप्लीट l है अपने, एक ही बात है। तो m ओवर l x के लिए अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या बन गया, l माइनस l क्यूब, ये 3 हमने बाहर लिख दिया, x की जगह पे लोअर लिमिट पुट करेंगे तो l क्यूब माइनस का L1 क्यूब, ठीक है। देखो x के लिए अपर लिमिट l माइनस L1 क्यूब माइनस x के लिए लोअर लिमिट क्या आ गई, L1 क्यूब। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, आगे बस ये अपना जनरल रिजल्ट आ गया रोड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। एक जनरल केस है ये, m ओवर 3l इंटू l माइनस L1 क्यूब और माइनस L1 क्यूब, ठीक है, इसको माइनस से प्लस कर सकते हैं। तो ये अपना एक जनरल केस है। अब इसके स्पेशल केस देखो, इन केस ये dm की वैल्यू हमने निकाल ली थी, अभी हम इसको इरेज कर रहे हैं, पहले नोट कर लेना आप लोग इसको। इन केस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो अपना एंड से पास हो, जैसे ये अपने को गिवन हो ऐसे, अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस वाले एक्सिस के अबाउट, तो इसके अबाउट देखेंगे तो L1 कितना हो गया, देखो L1 यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन को यहाँ लेके आए तो L1 कम हो गया, कम, और यहाँ पे L1 कितना हो गया अपना, फॉर दिस केस L1 रिड्यूसेस टू 0, L1 कितना रिड्यूस हो गया अपना 0। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाला हुआ है, L1 की वैल्यू जस्ट इसमें पुट कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया m ओवर 3l, L1 तो 0 है तो L क्यों बच गया, ठीक है, L1 0 है तो उसको हटा दो, तो क्या आ गया ml स्क्वायर बाय 3, ये आ गया अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रोड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड, ठीक है। इसके बाद देखो, इन केस अपने को ये दे रखा हो कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो रोड के मिड पॉइंट से पास होता है, रोड के मिड पॉइंट से पास होगा, तो ये दूरी कितनी आ गई, माइनस L बाई 2, यानी कि अपन L1 को रिप्लेस करेंगे उसके बाद L बाई 2 से, तो कर दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा m बाई 3l, L माइनस L1,
L माइनस L1 यानी कि L/2, ठीक है ना। L क्या L1 की जगह पे क्या लिखना है अपने को, L/2, इसका क्यूब, माइनस माइनस प्लस, L1 के लिए क्या आ जाएगा L/2 और क्यूब, ठीक है ना। देखो क्या बना, m/3l, L माइनस L/2 क्या हो गया L/2, और L/2 का क्यूब क्या बन जाएगा L3/8, प्लस ये क्या बच गया अपना L3/8, ठीक है ना। टोटल करेंगे तो कितना बनेगा, ये आ गया अपना m/3l 2l3/8, L से मिलेंगे तो कितना आ जाएगा 2l3/8, 2 से कैंसिल होकर कितना आ गया बच्चों 4, तो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया टोटल ml², L से L³ कटेगा तो L² बच गया, और 4 3 जा 12, ml²/12, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोड about an axis passing through midpoint of the road. नेक्स्ट है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रोड, लेकिन दिस टाइम जो रोड है अपनी वो यूनिफॉर्म नहीं है, मास डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर यूनिफॉर्म नहीं है। अपने को डेंसिटी दे के लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होगा वैसे वैसे जो अपना मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज होता जाएगा। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाले रोड है अपने को, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालते हैं देखो, हमने जो बेसिक फॉर्मूला था अपना वो वही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू r²। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीजर अपना बिल्कुल सेम, dm मानेंगे तो हमने क्या किया, x डिस्टेंस पे जाके एंड से यहाँ पे स्मॉल लेंथ माने dx, और इसका स्मॉल मास हमने माना dm, ठीक है ना। ये लीनियर मास क्या बनेगी, डेंसिटी यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू dm/dx, और यहाँ से लैम्डा टाइम्स ऑफ dx वैल्यू आ गई अपनी dm की। लैम्डा की वैल्यू अपने को गिवन है लैम्डा नॉट x इनटू dx, ये आ गया अपना एलिमेंटल मास dm। अब ये टोटल जो रोड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ dm इनटू r²। dm की वैल्यू क्या है लैम्डा नॉट x dx, ठीक है ना, dm इनटू r², r² मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन में ये माना है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी है एलिमेंटल मास की x है, तो आ जाएगा x², तो क्या लिख सकते हैं x इनटू x² क्या बन गया x³, ठीक है। और जो लिमिट पुट करेंगे हम लोग x की, मिनिमम वैल्यू x यहाँ पे कितना है 0, यहाँ तक x कितना हो जाएगा l, तो लिमिट आके 0 से लेकर l तक, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अपना फाइनल आंसर अपना आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, लैम्डा नॉट बाहर रहेगा, x⁻³ का इंटीग्रेशन x⁻⁴/4, x⁻⁴/4, लिमिट अपने 0 से लेकर l तक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया x के लिए ऊपर लिमिट l⁻⁴/4, लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज लैम्डा नॉट l⁻⁴/4। इसके बाद क्वेश्चन है, देखो अपने को रोड दे रखी है, अपने को एक रोड दे रखी है जो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ, ये रोड का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो रोड है अपनी जो वो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ एंगल थीटा बनाती है इस तरीके से। रोड का जो मास है वो m है, और लेंथ कितनी है रोड की l है। रोड का मास कितना है m है, रोड का मास कितना है m है, और लेंथ कितनी है रोड की l है। जो रोड है वो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पे है। अपने को क्या निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो सेम फॉर्मूला, dm एलिमेंटल मास मानो, उसका इंटीग्रेशन जो आता है उसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एलिमेंटल मास का उसको इंटीग्रेट करेंगे तो रोड का आ जाएगा। तो देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस ऊपर गए, x डिस्टेंस ऊपर जाके ये स्मॉल लेंथ मान ली हमने dx, और इस स्मॉल लेंथ का मास माना है स्मॉल हमने dm, ठीक है ना। यहाँ का स्मॉल मास क्या माना है dm, ठीक है। तो
इस dm की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, देखो रोड की टोटल लेंथ के ऊपर मास कितना है m, तो स्मॉल लेंथ dx पे मास कितना आ जाएगा m बाई एल इंटू dx, ये आ गया अपना एलिमेंटल स्मॉल मास dm, m ओवर l इंटू dx। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर, dm क्या है m बाई एल dx इंटू आर स्क्वायर। अब पहले देखो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो लिमिट अपने को x की लगानी पड़ेगी। अब मिनिमम x कितना हो सकता है 0 और मैक्सिमम कितना हो सकता है l, तो 0 से लेकर l तक, ठीक है। तो ये तो हो गया dm इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस कौन सी होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मास की। तो यहाँ पे जो एलिमेंटल मास है dm, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये हमने ऐसे करके ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर, ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m ओवर l इंटू आर स्क्वायर dx इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू l। अब देखो जो r है हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या बनेगी। तो यदि हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखें, इस वाले से, ये कितना है परपेंडिकुलर r है, और ये हाइपोटेनस कितना है अपना x है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा, इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू आ गया अपना x साइन थीटा। तो r स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m बाई एल साइन स्क्वायर थीटा, बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू dx, so with respect to x, तो क्या आ गया अपना m बाई एल साइन स्क्वायर थीटा, इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में एक जुड़ के कितना बनेगा x क्यूब बाई 3, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू l, तो क्या बन गया m साइन स्क्वायर थीटा बाई 3 एज इट इज, x के लिए ऊपर लिमिट आ गई अपनी l, तो क्या बनेगा l क्यूब से एक l कटेगा तो कितना आ जाएगा l स्क्वायर, ठीक है ना। देखो m साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज है, नीचे वाला 3 एज इट इज है, x के लिए ऊपर लिमिट आएगी l, तो क्या बनेगा l क्यूब से l कैंसिल करेंगे तो ऊपर l स्क्वायर बच जाएगा। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अपना m l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 3, ठीक है। यहाँ पे थीटा क्या था, एंगल था जो रोड सबटेंड करती है विद एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये हमने आज पढ़ ली मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंगल पार्टिकल के लिए, किसी एक्सटेंडेड बॉडी के लिए इसमें रिंग पढ़ा हमने, डिस्क पढ़ा हमने, रोड के सारे केस कर लिए हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर अपना आएगा उसमें पढ़ेंगे थ्योरम्स ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, फिर इनकी हेल्प से और प्लस इस वाले कंसेप्ट की हेल्प से जो हमने आज डिस्कस किया है, इनकी हेल्प से हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, टॉर्क पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम अपनाएगा, वो हम आगे फर्दर करते जाएंगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।